एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। राइट, पार्ट 1 में हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ी थी और उसमें हम लोग कवर कर चुके थे अप टू द दिस पॉइंट दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विंड करेंट्स कैसे जनरेट होते हैं। राइट, विंड करेंट्स का मतलब जो आपको विंड कभी बहुत तेज़ी से मूव करते हुए दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं विंड करेंट्स। तो विंड करेंट का मतलब जो विंड मूव करते हुए दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं विंड करेंट्स। राइट, तो ये जो विंड करंट है ये कैसे जनरेट होती हैं, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस के कारण विंड ब्लो करती है और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्पीड ऑफ विंड होगा। राइट, अब वो होता कैसे है उसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। राइट, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ का मतलब है जो पूरी अर्थ है वो एक जैसे हीट नहीं होती है। अर्थ हीट कैसे होती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ वो क्या है, सन है। तो जो सन की हीट है वो सारी अर्थ पे एक जैसी नहीं पहुंचती है। राइट, या पहुंचने के बाद भी वो सारे जो लैंड या बाकी जो भी टेरेन है, ओशन है, ग्लेशियर्स है, उनको एक जैसा हीट नहीं कर पाती है। राइट, तो इसको हम कहते हैं अनइवन हीटिंग और इसी की वजह से क्या होता है, विंड करंट जनरेट होती है। तो आइए देखते हैं। सो पहला है इसमें अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। राइट, अब आपको देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको लग रहा होगा, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अर्थ दिखाई दे रहा है। राइट, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। राइट, इसके बाद ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये है नॉर्थ पोल। ये है 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और ये है साउथ पोल। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो इक्वेटर पे हीटिंग है वो कुछ और होती है बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। तो इक्वेटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो सनलाइट है वो स्ट्रेट पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सनलाइट है वो स्ट्रेट पड़ती है इक्वेटर पे। राइट, तो जाहिर सी बात है जो इक्वेटर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा कंपैरेटिवली बाकी रीजन के कंपैरिजन में। जो इक्वेटर ज़्यादा गर्म होगा, इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इट मीन्स वहाँ की जो एयर होगी वो ज़्यादा गर्म होगी। राइट, और अभी अभी हमने पढ़ा कि एयर गर्म होने पे क्या होती है, फैलती है, मतलब वो हल्की हो जाती है, और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर उठती है। राइट, इसका मतलब है यहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी। राइट, अर्थ से ऊपर की तरफ उठेगी। राइट, तो अर्थ से जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ तो जगह खाली हो गई। तो उस खाली जगह को लेने के लिए 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, आप देखिए यहाँ की विंड नीचे की तरफ आती है, और 0 से 30 डिग्री साउथ यहाँ की विंड ऊपर की तरफ आती है। तो ये विंड का डायरेक्शन हो गया, ये विंड करंट जनरेट होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। राइट, तो यहाँ से विंड ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर, क्योंकि विंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हल्की होगी और हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं। उसकी जगह लेने के लिए नॉर्थ और साउथ से विंड आएंगी इक्वेटर की तरफ। राइट, तो इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। अब ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। क्यों ईस्टर्ली ट्रेड विंड है? क्योंकि ये ईस्ट से आ रही हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ईस्ट से आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये सीधी क्यों नहीं आ रही हैं, ऐसा आपको इस डायरेक्शन में क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है। राइट, और एक फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। उसकी वजह से आपको विंड की डायरेक्शन सीधे इक्वेटर की तरफ ना आगे ऐसे दिखाई दे रही है। राइट, तो इतना अभी के लिए फ़िलहाल होगा, ठीक होगा कि या इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। और यहाँ पे अगेन प्रेशर का डिफरेंस हुआ। क्यों प्रेशर का डिफरेंस हुआ? क्योंकि यहाँ जब एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एयर ऊपर की तरफ उठी, मतलब यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ प्रेशर कंपैरेटिवली क्या था, ज़्यादा था। तो अगेन प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। तो विंड कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बात ये। राइट, अब ये जो विंड यहाँ पर ऊपर उठी थी अराउंड द इक्वेटर, वो ऊपर उठ के जैसे जैसे विंड ऊपर उठती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है।
ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ऊपर जाके जो एयर है वो कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करती है, राइट। तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी होने के बाद इसको अगेन क्या आना है, नीचे आना है। तो ये सबसाइड करती है, नीचे आती है अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, राइट। तो जो विंड यहाँ ऊपर उठी है वो कहाँ नीचे सेटल हो रही है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये भारी है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। इतना क्लियर। अब आप देखिए 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे फोकस कीजिए। यहाँ जो टेम्परेचर होगा ये पोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि पोल्स तो बहुत ठंडे हैं, नॉर्थ पोल्स एज वेल एज साउथ पोल्स, राइट। और ये जो एयर नीचे आई है ठंडी होके, इसका भी टेम्परेचर कम होगा। मतलब यहाँ जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये 60 से 30 डिग्री वाला ये वाला एरिया, और 60 से ऊपर वाला, यहाँ विंड का यहाँ टेम्परेचर कम है। ठीक यहाँ भी जो 30 से 60 वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, और 60 से ऊपर वाला एरिया भी, यहाँ भी टेम्परेचर कम है। तो 60 डिग्री का पे टेम्परेचर ज़्यादा है दोनों जगह। तो अगेन यहाँ क्या होगा, विंड ऊपर उठेगी। विंड ऊपर उठेगी तो यहाँ प्रेशर कम। तो अगेन दोनों साइड से क्या होगा, जो एयर है वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ, दोनों साइड। तो अभी जो विंड है वो वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करती है यहाँ, इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, पहले की अपोजिट। और पोल से जो नीचे की तरफ आती है वो ये डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, लिखा भी हुआ है, इसको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। तो ये आपने देखा विंड करंट का जनरेशन। तो जो विंड करंट जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इक्वेटर में अलग है, पोल्स में अलग है, जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है दोनों साइड में वहाँ अलग है। तो उसकी वजह से जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है वहाँ एयर एक्सपेंड होगी, एयर एक्सपेंड होगी तो वो ऊपर उठेगी, और दोनों साइड से जो एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए आएगी, राइट। तो ये था व्हाट, जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स। बाकी जो आपको ज़्यादा डिटेल है उससे मतलब नहीं है, फिलहाल इतना सफिशिएंट होगा, राइट। एक बात तो ये है। सो वही हम एक बार फिर से देख लेते हैं। द एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन इज वार्म एंड राइजेज अप। द कोलर एयर फ्रॉम द रीजन in 0 to 30 degree latitudes belt on either side of the equator move towards the equator, जिसको हमने कहा था ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज, राइट। एक बात ये थी। दूसरी बात, द एयर एट द लैटिट्यूड अराउंड 60 डिग्रीज इज वार्मर देन द एयर एट द पोल्स एंड सिंकिंग एयर एट द 30 डिग्रीज। मैंने कहा यहाँ जो एयर है इसका टेम्परेचर कम है, और यहाँ जो एयर सबसाइड कर रही है यहाँ से उठने के बाद, इक्वेटर से उठने के बाद इसका टेम्परेचर भी कम है, राइट। सो 60 डिग्री वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है। सो द एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम बोथ साइड्स मूव टुवर्ड्स इट इन बोथ द हेमिस्फीयर, राइट। तो ये है विंड करंट के जनरेशन का कॉन्सेप्ट। दस द विंड फ्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। और विंड हमेशा कैसे फ्लो होगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप ये भी समझ लीजिए, लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। एयर एक्सपेंड्स करेगी तो वो हल्की होगी, हल्की होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, राइट। दूसरा तरीका जो है विंड जनरेट होने का वो हम पढ़ चुके हैं, इन अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। इसमें हमने देखा था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सी ब्रीज क्या है, सी ब्रीज है सी से लैंड की तरफ चलने वाली ब्रिज, और ये दिन के समय में चलती है। क्यों, क्योंकि लैंड और वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। जल्दी गर्म होगा तो यहाँ जो एयर है वो जल्दी गर्म होगी, और एयर जब भी गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ से एयर तो ऊपर चलेगी, तो उसकी जगह लेने के लिए जो सी के ऊपर की जो एयर है वो लैंड की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, कम है कंपैरेटिवली। तो इसको हम कहते हैं सी ब्रिज, राइट। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज है लैंड से सी की तरफ चलने वाली ब्रिज। क्योंकि रात के टाइम में
सी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो यहाँ की एयर उठेगी ऊपर और उसकी जगह लेने के लिए लैंड जिसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो इधर की तरफ बढ़ेगी, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद एक और तरीका है, इसको देख लेते हैं। समर्स में, इन समर्स नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। अब हम बात कर रहे हैं समर्स की, राइट। समर्स की जो मई जून का जो टाइम है उसमें पूरे महीने, दिन और रात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जो गर्मी का सीजन है उसमें हमें देखना है। मान लीजिए ये है ओशन और ये है लैंड, तो पूरे गर्मी के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। ये ओशन का वाटर से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ठीक होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, राइट। जल्दी गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। सो यहाँ कैसा एक रीजन बनेगा, लो प्रेशर का, राइट। सो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप, राइट। तो यहाँ जगह खाली होगी, तो इसकी जगह लेने के लिए ओशन की तरफ से क्या होगा, एयर इधर आएगी, राइट। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड, क्योंकि यहाँ की एयर तो ऊपर चलेगी, यहाँ लो प्रेशर है, और यहाँ की एयर तो यही है, यहाँ हाई प्रेशर है, राइट। तो हाई प्रेशर से विंड कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी, राइट। सो दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड, और इनको हम कहते हैं मॉनसून विंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, राइट। क्योंकि बारिश का जो टाइम है वो अब शुरू होने वाला है जून लास्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो यहाँ जो बारिश होती है ये किस कारण होती है, मॉनसून विंड्स के कारण होती है, राइट। और ये मॉनसून विंड क्या करती है, क्योंकि ये ओशन से आ रही हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ ओशन के ऊपर तो क्या होगा, जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ओशन है, दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो जब विंड इधर को आएंगे तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगे, और उनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, राइट। सो द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन, और ये किसका पार्ट है, एक वाटर साइकिल का पार्ट है। तो ये तो बात है समर्स में। और विंटर्स में क्या होगा, जैसे हमने लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज देखा था, उसी को अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो वो हो जाएगा समर्स और विंटर्स में। तो समर्स में हमने देखा यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ लो प्रेशर, और विंटर में क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, राइट, तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मतलब यहाँ प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। उस टाइम में क्या होगा, यहाँ से विंड वापस जाएंगी, राइट। तो उसको हम आगे देखने वाले हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो आप देखिए, ये है समर्स की बात, जुलाई का टाइम है, और ये है विंटर्स की बात, जनवरी के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है ये क्या है, बहुत, क्योंकि डेजर्ट बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। आप न्यूज़ में सुनते भी होंगे, गर्मी में राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ से विंड्स ऊपर उठेंगी, राइट। और ये इधर जो है, यहाँ अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया यहाँ क्या है, अरेबियन सी है, राइट। सो द विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ अरेबियन सी है तो ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर्स, दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, एंड ये पूरा इंडियन ओशन और अरेबियन सी का पार्ट है, राइट। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये विंड जिनमें हाई मॉइस्चर होता है वो एंटर करता है। तो इंडिया में जो मॉनसून विंड का डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ वेस्ट, राइट। ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये है साउथ डायरेक्शन। तो जो मॉनसून जो एंटर करता है इंडिया में वो करता है फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब विंटर में, जनवरी के महीने में ये चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। ऑपोजिट हो जाएंगी का मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो लैंड का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और ओशन का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा, राइट। तो अभी क्या होगा, इन विंड को वापस जाना है। तो आप देखिए विंड का डायरेक्शन क्या हो गया है, ऑपोजिट हो गया है, राइट। सो अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स
फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोलर लैंड। ये अब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो अब यहाँ टेम्परेचर कम है तो यहाँ कैसा होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ होगा लो प्रेशर। तो विंड कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दीज कोलर विंड्स कैरी लिटिल वाटर हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन। क्योंकि ये तो किसी ओशन से नहीं आ रही हैं ये विंड्स, राइट, तो इनमें काफ़ी कम मॉइस्चर होता है, इसलिए हम देखते हैं विंटर्स में काफ़ी कम बारिश होती है। नॉर्मली विंटर्स में क्या होता है, काफ़ी कम बारिश होती है, क्योंकि विंटर में जो विंड का डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ तो कोई ओशन है नहीं, राइट, तो इनमें काफ़ी कम मॉइस्चर होता है कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में। जो यहाँ से आ रही थी विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम मॉइस्चर होता है। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व वेरी लिटिल रेनफॉल इन द विंटर्स। तो ये सब मैंने आपको बताया अबाउट द जनरेशन ऑफ विंड करंट्स, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं और वेदर फिनोमिना, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, राइट। आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म्स को पहले समझते हैं। थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं, राइट। सो थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। हमारे कंट्रीज़ में जहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और हॉट का मतलब गर्मी काफ़ी होगी। सो थंडरस्टॉर्म यहाँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली डेवलप होते हैं। कैसे थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो थंडरस्टॉर्म जो आपको बहुत ज़्यादा लाइटनिंग के साथ आपको दिखाई देता है, राइट। सो द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। इसको तो दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स जनरेट होंगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे, राइट। अब ये जो ऊपर की तरफ जाने वाली विंड्स हैं, दे कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। इनके साथ क्या जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और वहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा, वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। तो यहाँ से मान लीजिए ये एयर पार्टिकल ऊपर गए, और यहाँ ऊपर जाने पे ये क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद ये क्या होगा, क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनाने के बाद ये दोबारा से वापस आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो, जो भी कंडीशन होगी। तो ये तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और वहाँ वाटर वेपर क्या है, कंडेंस हो जा रही है, और फिर वो वापस आ रही है, राइट। सो अब क्या हो रहा है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर करेंट्स क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। तो साउंड आपको सुनाई देता है, वो किसकी वजह से है, उसी को हम कह रहे हैं थंडरस्टॉर्म, और उसमें आपको बिजली भी दिखाई देती है, राइट। सो उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो अपवर्ड मूविंग एयर है और जो डाउनवर्ड मूविंग एयर है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, राइट। और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है। आगे भी आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, और वही चार्ज जब पास होता है अर्थ में, राइट, तो उसको हम कहते हैं लाइटनिंग, राइट। और क्योंकि ये बहुत एयर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या सुनाई देता है, साउंड, जिसको हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। और लाइटनिंग कैसे दिखाई देती है, जब चार्ज पास होता है, राइट। तो चार्ज कैसे डेवलप हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ अपवर्ड मूविंग एयर एंड डाउनवर्ड मूविंग एयर, जो कोल्ड एयर है। तो ऊपर की तरफ जो वार्म एयर है वो जा रही है, और नीचे की तरफ जो कोल्ड एयर है या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आ रही हैं। उनकी वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट इज जनरेटिंग द चार्ज, राइट। और वही चार्ज जब अर्थ में पास हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक ह्यूज सिंक है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो वही चार्ज जब अर्थ में पास होता है तो वो हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, राइट। तो ये है थंडरस्टॉर्म एंड थंडरिंग। तो जो साउंड आपको सुनाई देता है उसको हम कहते हैं थंडरिंग, राइट। या थंडरस्टॉर्म भी कह सकते हैं, और लाइटनिंग भी आपको दिखाई देती है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई, लाइटनिंग क्यों आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो चार्ज क्रिएट हुआ है ड्यू टू द फ्रिक्शन वो अर्थ में पास हो रहा है, राइट। और साउंड क्यों सुनाई देता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द एयर, हैवी मोशन ऑफ द एयर, उसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है।
राइट। इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। और आप अगर न्यूज़ में देखते भी होंगे, ये जो लाइटनिंग है, ये जो बिजली जो गिरती है जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है और ये कई बार बहुत डिस्ट्रक्टिव भी होता है और हर साल कई ज़्यादा लाइफ्स और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है ड्यू टू द लाइटनिंग। तो अगर ऐसा कंडीशन हमारे सामने है तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, आइए उनको देखते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पर एक सिंगल पेड़ है, राइट, और थंडरिंग हो रही है, लाइटिंग हो रही है, तो आपको इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जो स्पेस से जो चार्ज आएगा, आसमान से जो चार्ज आएगा, वो ऊंचे ऑब्जेक्ट में पहले आता है क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है। तो मतलब इसमें बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। सो हमें ऐसे पेड़ के नीचे नहीं रहना है जो क्या है, आइसोलेटेड है, राइट। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। और अगर आप फॉरेस्ट में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और अलग अलग हाइट के हैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। बहुत बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अगर आप पूरा ग्राउंड में लेट जाते हो तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको बैठना है, लेटना नहीं है, राइट। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक रॉड। क्योंकि अम्ब्रेला में अगर मेटेलिक रॉड है तो वो तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, राइट। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी जो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा अम्ब्रेला हमने नहीं यूज़ करना है उस टाइम में जिसके ऊपर मेटेलिक रॉड हो। डू नॉट सिट नियर द विंडोज़। खिड़की के पास नहीं बैठना है, ओपन गैराजेस में नहीं बैठना है, स्टोरेज शेड्स में नहीं बैठना है। मेटल शेड्स आर नॉट प्लेसेस सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। मेटल की चीज़ें बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो लाइटनिंग में क्या हो रहा है, जो चार्ज हो रहा है वो पास हो रहा है फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, राइट। अ कार और अ बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो अगर आप बिल्कुल कार या बस के अंदर हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि अंदर कार के अंदर अगर आप देखोगे, बाहर की बॉडी भले मेटल की होगी बट अंदर जो है वो क्या है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है। तो विंडोज़ क्लोज करके आपको अंदर बैठ जाना है। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। क्योंकि क्या है, जो वाटर है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो आपको वहाँ से इमीडिएटली बाहर आना है एंड यू हैव टू टेक व्हाट, शेल्टर इन अ बिल्डिंग। किसी घर के अंदर आपको चले जाना है, राइट। तो ये सब बातें हमने आपको बताई अबाउट द थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडरिंग। इसके बाद हम देखते हैं हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स साइक्लोन, राइट। तो साइक्लोन क्या होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सो वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब भी बॉइलिंग होगा या इवेपोरेशन होगा तो वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में, राइट। और इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, जब वाटर वेपर कंडेंस होगा, इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप द हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। मतलब वाटर जब चेंज हो रहा है वाटर वेपर में तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को लेगा। और ये ऑपोजिट जब है, मतलब वाटर वेपर जब कंडेंस हो रहा है वाटर में तो ये हीट को क्या करेगा, ये प्रोसेस में हीट क्या होगी, रिलीज होगी, राइट। तो यहाँ से हीट एटमॉस्फेयर में जाएगी और इसमें क्या था, एटमॉस्फेयर से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दोनों उल्टे प्रोसेस हैं। अब इसका क्या रोल है साइक्लोन बनने में, उसको देखते हैं। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। तो जब वाटर चेंज हुआ था, वाटर वेपर जब चेंज हुआ था वाटर में, राइट, तो हीट रिलीज हुई थी। अब ये हीट क्या करेगी, सराउंडिंग एयर को गर्म करेगी, राइट। इट वार्म्स द एयर अराउंड। अब जो सराउंडिंग में जो एयर गर्म हुई है, इट टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो जब ये हीट की वजह से जो सराउंडिंग की जो एयर है वो ऊपर को तरफ उठेगी, क्योंकि हीट होने पे एयर एक्सपेंड होती है और वो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो यहाँ क्या होगा, एक लो प्रेशर बन जाएगा फिर से, राइट।
अब यहाँ जब लो प्रेशर बना तो आसपास की एयर क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, क्योंकि एयर हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। सो मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। इतना समझ में है। और यही साइकिल रिपीट जब होती जाएगी तो क्या होगा, मतलब हर बार क्या रिपीट हो रहा है, जो एयर है वो ऊपर जाके कंडेंस हो रही है, कंडेंस होने के बाद वो क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है, और वो हीट क्या कर रही है, सराउंडिंग एयर को गर्म कर रही है, वो एयर ऊपर उठ रही है, और उसकी जगह लेने के लिए फिर सराउंडिंग से क्या हो रही है, एयर आगे आ रही है, अंदर आ रही है, सेंटर की तरफ आ रही है। सो दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो जब यही साइकिल चलता जाएगा, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो क्या मतलब हो जाएगा, जब यही प्रोसेस चलता रह जाएगा तो सेंटर में लो प्रेशर और इसके अराउंड में क्या होगा, आपको हाई प्रेशर दिखाई देगा। तो आपको क्या दिखाई देता है, विंड हैं जो सेंटर की तरफ मूव करती हैं, और यही बाद में क्या बन जाता है, साइक्लोन, राइट। दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लोन। तो साइक्लोन में क्या है, सेंटर में लो प्रेशर और बाहर क्या है, हाई प्रेशर। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ठीक। अब साइक्लोन का अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होता है। अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं विली विली, विली विली, ये है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो नाम अलग अलग हैं, फिनोमिना सेम है। तो आप देखिए साइक्लोन बनने के लिए क्या होगा, जो एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, हॉट एयर क्लाउड बना रही है, क्लाउड बनाने के बाद ये कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद ये नीचे आएगी, राइट। तो जो सेंटर का जो पार्ट है जो है लो प्रेशर का, सराउंडिंग में तो हाई प्रेशर है, जो लो प्रेशर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं आई। और जब ये क्लाउड बन रहे हैं ऊपर जाके तो ये क्या करते हैं, हैवी रेनफॉल इनकी वजह से होता है, राइट, क्योंकि क्लाउड बनेगा और वो क्लाउड फिर जब प्रेसिपिटेट होगा तो हेवी रेनफॉल होगा। तो साइक्लोन के टाइम में आपको क्या दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल दिखाई देता है। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा भी होगा, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया था वहाँ अम्फन करके एक साइक्लोन आया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो ईस्ट कोस्ट है हमारा, दैट इज़ वेरी वल्नरेबल टू द साइक्लोनिक अटैक, वहाँ बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे साइक्लोन का स्ट्रक्चर, तो जो सेंटर में है वो है आई, इसको हम कहते हैं आई वॉल, जो वाटर की बनी है, राइट। और यहाँ से क्या हो रहा है, आपको ये CO जो लिखा है दिस इज कॉल्ड क्लाउड का फॉर्म है क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बस क्लाउड। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, हेवी रेनफॉल दिखाई देता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको देखना है सेंटर में लो प्रेशर है और सेंटर के बाहर हाई प्रेशर है, और जो क्लाउड जब कंडेंस होते हैं तो ये हेवी रेनफॉल करते हैं, राइट। अब क्या क्या साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है उसको देख लेते हैं। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्योंकि विंड की स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस वाटर टूवर्ड्स द शोर, जो किनारे की तरफ है वहाँ की तरफ पानी को धकेलती हैं, इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, राइट। तो स्टॉर्म क्या करता है, अपने साथ बहुत ज़्यादा विंड स्पीड होने की वजह से जो वाटर है उसको काफ़ी दूर तक फैला सकता है। तो अगर आप बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ ओशन में, अगर आप पानी में इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी तो जो किनारे के जो एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। द प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर, क्योंकि सेंटर में क्या है, प्रेशर लो है, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो भी ओशन सरफेस से ऊपर की तरफ उठ जाता है। एंड द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। जो सेंटर में जो लो प्रेशर हमने देखा था आई में, तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, लो प्रेशर की वजह से जो पानी है वो ऊपर उठेगा, और 3 से 12 मीटर ऊपर जब पानी उठेगा तो एक बार इसको फिर नीचे जाना है। तो जब ये पानी नीचे जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव जनरेट करता है। आप बहुत
किसी तालाब में आप छोटा सा पत्थर फेंकिए तो कुछ वेव्स जनरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा पानी का जो मास है, वॉल्यूम है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा वेव्स जनरेट होंगी और ये जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। सो इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल, जो वाटर ऊपर उठा था सेंटर में, मूविंग टूवर्ड्स द शोर। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, ठीक है, जो पानी है वो कोस्टल एरियाज में आ जाएगा, कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टाइलिटी ऑफ सॉइल। तो इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल, इतना ज़्यादा पानी जब कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी वहाँ है उसमें एंटर करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। द कंटिन्यूस रेनफॉल मे कॉज फ्लड सिचुएशन, राइट। सो हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, communication system, uproot trees, etc., causing huge loss of life and property. तो ये हमने देखा how cyclones forms and what are the consequences of a cyclone। और रिसेंटली आपने देखा भी था उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था ड्यू टू द साइक्लोन अम्फान की वजह से, राइट। तो ये हम इतना हमने देखा पार्ट 2 में। इसके आगे जो भी बच गया है वो देखते हैं हम पार्ट 3 में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।